नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 के लिए एक बहुत ही मजेदार चैप्टर लेके आए हैं। जी हाँ, सीबीएसई द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षा 9 में चैप्टर 2 है। अर्थशास्त्र का ये पर्टिकुलर चैप्टर आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जहाँ तक इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर आपको बताएगा कि किस प्रकार एक समय था जब हम जनसंख्या को अनुत्पादक मानते थे और जनसंख्या वास्तव में एक डिपेंडेंट लायबिलिटी मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि जिस देश की जनसंख्या ज्यादा हो वो देश गरीब रहेगा, उस देश में उत्पादन का स्तर बहुत अच्छा नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक नया मॉडल समय के साथ आया, खास करके चीन ने ये करके दिखाया कि वास्तव में जो हमारी जनसंख्या है, इस जनसंख्या को हम चाहे तो एसेट के रूप में भी बदल सकते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसे बाकी संसाधनों का प्रयोग हम उत्पादन में करते हैं, अगर हमारी जनसंख्या सही हो, एजुकेटेड हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो, स्किलफुल हो, तो हम इसको हम एसेट के रूप में, एक संपत्ति के रूप में, एक पूंजी के रूप में इस्तेमाल करके अपने देश का राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय कल्याण सभी कुछ बढ़ा सकते हैं। ऐसा चीन ने अपने यहाँ करके दिखाया। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर की खासियत और भी क्या क्या है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक समय था जब लोग ऐसा समझते थे कि बढ़ती हुई जनसंख्या वास्तव में एक लायबिलिटी है और इस लायबिलिटी के कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन people as a resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skill and abilities. Ability to contribute to the creation of gross national product like other resources of population, also as a resource or as a human resource you can say. अभी हमने आपको बताया कि एक समय था जब हम इसको देयता समझते थे, लायबिलिटी समझते थे, कमजोरी समझते थे, विकास के रास्ते की रुकावट समझते थे। लेकिन आज के युग में हम इसको अगर सही शिक्षा प्रदान कर दें, सही मायने में इसको स्वस्थ रख सकें, तो यही जनसंख्या हमारे संसाधन बन जाएगी। प्यारे बच्चों, एक ऐसा संसाधन है जो कि मानव निर्मित है, तो जरूरत के हिसाब से हम अपने देश का विकास भी कर सकेंगे, ऐसा विद्वानों का मानना है। अगर हम इसको स्लाइड शो के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बड़ा भी आपको कंफर्टेबली नजर भी आएगा। इससे पहले कि हम आपको कुछ और समझाएं, मुझे लगता है हमें कुछ कहानियां जो है इनकी सुना देनी चाहिए। और उस कहानी के रूप में हम देखते हैं कि एक गांव में सकल और विलास नाम के दो दोस्त रहते थे। विलास और सकल की कहानी देखिए, एक ही गांव के हैं और सेमापुर गांव का नाम है। सेमापुर, जी हाँ बच्चों, दोनों की कहानी में टर्न तब आता है जब एक तो उसमें से पढ़ाई की तरफ मुड़ जाता है और दूसरा जो है उसको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। अब ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम अगर विलास की बात, सकल की बात करें तो 12 साल का बच्चा था ये। उसकी मम्मी का नाम शीला था जो घर का काम करती थी। उसके पिता बूटा चौधरी जो थे वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे, जैसा कि एक नॉर्मल गांव में होता है। तो
विलास और शकल की बात हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें से शकल की हमने शुरुआत की है। शकल 12 साल का एक बच्चा था जो कि गांव में रहता था। उसकी माता शीला घर का काम करती थी। पिता बूटा चौधरी जो किसान करते थे अपने खेत में और पैसा कमा के लाते। शकल अपनी मम्मी की सहायता किया करता था घरेलू कामों में। इसके अलावा वो उसके एक और चाचा जी थे। चाचा इसके जो कजिन्स थे, छोटे भाई बहन जीतू और सिस्टर सीतू के नाम से, उसके चाचा जी ने 10वीं पास की हुई थी, लेकिन वो घर में खाली बैठे रहते थे। कोई काम उनके पास नहीं था, कोई नौकरी उनके पास नहीं थी। तो बूटा और शीला जो कि शकल के माता पिता थे, उनका मैंने आपको बताया। बूटा जी खेत में काम करते थे और बाहर का काम करते थे। शीला जी घर में काम करती थी। और ये जो है इसके चाचा कोशिश करते थे कि भाई, इन लोगों ने कोशिश किया कि भाई इस बच्चे को कहीं ना कहीं स्कूल में हम पढ़ाएं। और उन्होंने शकल को कहा, दबाव डाला कि आपको स्कूल पढ़ने जाना है। शकल ने पढ़ना शुरू किया और हायर सेकेंडरी का एग्जाम पास किया। इसके बाद उसके पापा ने कहा कि भाई आगे पढ़ो। उन्होंने हेल्प किया, एक कर्जा भी ले लिया उन्होंने। कर्ज लेकर के उनको वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर में सिखाने के लिए पढ़ने के लिए भेज दिया। प्यारे बच्चों, शकल की कहानी कुछ कुछ आप लोगों को अपने गांव में कई कैरेक्टर्स ऐसे मिल जाएंगे जो आज जन सुविधा केंद्र खोलकर बैठे हुए हैं। शकल वास्तव में मेरिटोरियस स्टूडेंट था। उसको पढ़ने में मन भी लगता था। और उसने क्या किया, बहुत मेहनत से बड़े अच्छे से उस कोर्स को कंप्लीट किया। और कुछ समय बाद उसको एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद उसने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया अपनी कंपनी के कारण। इस सॉफ्टवेयर के कारण फर्म का जो सेल बढ़ गया। उसके बॉस ने इस चीज को माना और उसको प्रमोशन के रिवार्ड के रूप में प्रमोशन दिया। प्यारे बच्चों, अगर हम आगे बढ़े तो अब आगे देखिए क्या होता है इसका। शकल की स्टोरी के बाद आइए विलास की भी स्टोरी पढ़ लें। विलास दूसरी तरफ 11 साल का बच्चा था, उसका दोस्त था। और विलास के पापा महेश थे जो कि मछली मार करके लाया करते थे और उससे उनका गुजारा चलता था। एक बीमारी के दौरान उसके पापा एक्सपायर हो गए। अब उसकी मम्मी यही काम करने लगी। माँ का नाम गीता था। मम्मी वही मछलियों को पकड़ के लाती थी और अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। जनरली वो गांव के लैंड ओनर्स के तालाब से मछली खरीदती थी और उसको मंडी में जाकर बेचती थी। इसके कारण उसका प्रतिदिन 150 के आसपास इनकम मिल जाती थी। अब विलास घर में रहता था। उसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई। घुटने में उसके दर्द होने लगा। उसकी मम्मी उसको इलाज कराने के लिए अस्पताल या अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा पाई क्योंकि पैसा नहीं था उनके पास। अब इसके कारण साथ ही वो स्कूल भी नहीं जा पाया। तो इलाज नहीं करा पाई, उसका पैर धीरे धीरे खराब होने लगा और वो पैसा ना होने के कारण स्कूल भी नहीं जा पाया। तो अब पढ़ने में उसका इंटरेस्ट भी नहीं लगता था। इसके बजाय उसने अपनी मम्मी को खाना बनाने में मदद की। अपने छोटे भाई मोहन को भी देखभाल करता था। कुछ समय बाद उसकी मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई। प्यारे बच्चों, मम्मी की जब तबीयत खराब हो गई तो उसके अलावा और कोई घर में देखभाल करने वाला नहीं रह गया। ऐसी स्थिति में फैमिली को सपोर्ट करने के लिए विलास ने मम्मी वाला काम शुरू कर दिया। He, like his mother, earned only a meager amount of money. बहुत थोड़ा सा अमाउंट उसके हिस्से में आने लगा। ये दो कहानियां आपको क्या बताती हैं? प्यारे बच्चों,
ये दो कहानियां अपने आप में सब कुछ बयां कर देती हैं। अगर आप देखेंगे कि इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ. He spent his life selling fish like his mother. Henceforth, he draws the same salary of unskilled labor as his mother. जबकि अगर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स आप करते हैं तो आपके पास दूसरी कहानी आएगी जो कि आपको बताती है शकल किस प्रकार से एक सामान्य से आगे बढ़ता बढ़ता चला गया। प्यारे बच्चों, अगर हम देखें तो शीला नाम की कैरेक्टर भी इसके अंदर है। शीला इज नॉट पेड फॉर सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली. बूटा अर्न्स मनी. अब इसके अंदर हम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक की भी बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक, अब यहाँ सबसे पहले हमने एक स्टोरी आपको बताई जिसमें हमने बताया कि पढ़ाई के कारण, ह्यूमन कैपिटल में पैसा लगाने के कारण एक बच्चा किस प्रकार से एक इंजीनियर बन जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधार लेता है। दूसरी तरफ हमने बताया कि किस प्रकार दूसरा बच्चा, उसी का दोस्त, उसी के गांव में रहने वाला, किस प्रकार एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन लायबिलिटी के रूप में डेवलप होता है। प्यारे बच्चों, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन, उपभोग और निवेश होता है। अब निवेश हमें खाली निवेश का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में निवेश नहीं है, मशीनों में निवेश नहीं है, बल्कि मानव के विकास के लिए भी हमें निवेश करना चाहिए। अब ये कैपिटल अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपने देखा होगा कि नंबर 1 बूटा सिंह और उसकी माता ने, उसके चाचा जी ने मिल करके उसको स्कूल भेजा। उसके बाद एजुकेशन लोन लिया, यानी लोन लिया किसके लिए? तो उन्होंने इन्वेस्ट किया किसमें? ह्यूमन कैपिटल में। तो इस प्रकार फिर उसका विकास हुआ। प्यारे बच्चों, अब कैसे होता है इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। वास्तव में अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव बनाने की जो प्रक्रिया है, इसके लिए 3 चीजें हमें जरूरी है, इसे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज है कि हमें निवेश करना होगा एजुकेशन में, नंबर 1। नंबर 2 हमें निवेश करना होगा हेल्थ में, और नंबर 3 हमें निवेश करना होगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे। प्यारे बच्चों, जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया में आप देखेंगे कि हर स्कूल, हर जगह पे, हर जिले में एक नवोदय विद्यालय समिति नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। हर जिले में, हर ब्लॉक में आप देखेंगे कस्तूरबा रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक सब शिक्षा अभियान भी जारी किया गया, और इस तरीके से एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है वो 1950-51 की तुलना में काफी हमारी बढ़ी। और डेटा आपके सामने है, मेल, फीमेल और पर्सन, ये सब चीजें आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो इसके बाद दूसरी चीज है कि अगर हम 1950-51 से कंपेयर करते हैं तो 750 कॉलेज उस समय थे, और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज खाली 30 थी। नंबर ऑफ स्टूडेंट 2,63,000 मात्र थे, और टीचर्स जो थे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में वो खाली 24,000 थे। अगर ये हम 2018-19 का डेटा लेते हैं, बल्कि 2017-18 में देखते हैं, तो ये देखिए 750 से बढ़कर 41,012 हो गए हैं। तो यहाँ 30 से बढ़कर के 851 यूनिवर्सिटीज हैं आपके देश में इस समय, 911 बल्कि 1,000 क्रॉस कर रही है। और स्टूडेंट की संख्या अगर आप देखेंगे तो 2,63,000 से बढ़ करके 366,42,000 स्टूडेंट हो गए हैं। और अगर टीचर्स की अवेलेबिलिटी की आप बात करेंगे तो जो 24,000 थे वो लगभग 12,84,957 टीचर्स हो गए। तो इस तरीके से आप देखेंगे एजुकेशन में भी हमारे यहाँ निवेश किया जा रहा है, और हमारे यहाँ निवेश किया जा रहा है खास करके आप देखेंगे मिड डे मील, यानी बच्चे आए एडमिशन लेने के लिए, हम उसके घर जाते हैं, उसका एडमिशन लेते हैं, उसको रोज का खाने का मिड डे मील भी देते हैं ताकि बच्चे की पढ़ाई जारी रहे। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा में आप देखेंगे जो आपके यहाँ जो SC, PSC, CHC जो है 2013 में 181 मतलब देखा जाए तो 1,81,139 थे।
अब बढ़कर 1,87,505 हो गया। प्यारे बच्चों, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इसकी स्थिति बहुत बुरी थी। ज्यादा पुराना डेटा लेने से कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स जो 2013 में थे 29,274, आज बढ़कर के 31,641 हो गए हैं। और ये अगर आप डेटा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बेड्स जो गवर्नमेंट में थे वो लगभग 6,28,708 थे, बढ़कर के 7,10,761 हो गए। अगर हम मेडिकल डॉक्टर्स की बात करें एलोपैथी में तो 45 लाख डॉक्टर थे, आज बढ़ करके ये काफी 2 लाख करीब। रजिस्टर्ड डॉक्टर जो थे 2013 में 45,106 थे, आज ये 2017 में आप देखेंगे काफी डेटा कम दिखा रहा है। नर्सिंग पर्सनल्स की बात करेंगे जिसमें ANM, RN, RM एंड LHV को शामिल किया जाता है, वो लगभग 23,44,000 थे, आज वो 28,78,000 हो चुके हैं। सो तीनों चीजों में आप इसमें पाएंगे। प्यारे बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र की खासियत होती है वो खाली इतना ही प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम वहां पे हमें और भी कई चीजें करनी पड़ती है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी वहाँ अलग अलग तरीके का होता है। सबसे पहले देखिए सीजनल होता है और डिस्गाइज्ड होता है। खेतों में आप लगे हुए हैं, एक ही परिवार के 10-12 लोग लगे हैं छोटे से खेत पे, और उनको लगता है कि वो रोजगार उनको मिला हुआ है, लेकिन वास्तव में उनका काम जो होता है वो प्रोडक्टिव नहीं होता। दूसरी तरफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ बहुत ज्यादा पाया जाता है। सीजन फसल जब कटने वाली होती है तब उनको रोजगार मिलता है, बोना होता है तब रोजगार मिलता है, अदरवाइज वो बेरोजगारी। इसके अलावा आप देखेंगे कि मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन ये सब पढ़ करके लोग जाते हैं और बेरोजगार होते हैं। उसका कारण यह है कि उनके पास स्किल नहीं होती, और कोई स्किल ना होने के कारण उनको जॉब नहीं मिलता। इसके बाद अगर हम एक गांव की कहानी आपको सुनाते हैं। देयर वाज ए विलेज इनहैबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज। एक गांव था जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे। हर फैमिली जो है अपने जरूरत की चीज, अपने परिवार की जरूरत की चीजों का उत्पादन कर लेती थी। प्यारे बच्चों, NCERT की ये बुक बहुत अच्छी इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि इसमें कहानियों के द्वारा बहुत मुश्किल और अच्छे शब्द को आराम से समझाया गया है। इसके बाद each family met its needs by the members making their own clothes and teaching their own children. One of the family decided to send one of its sons to agricultural college. देखिए होता क्या है, गांव में जनरली लोग बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते, और पढ़ने के लिए वो इसलिए इस गांव में एक परिवार ने क्या किया कि अपने बच्चे को एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन कराने की कोशिश की। बच्चा एग्रीकल्चर कॉलेज में जाता है और वहां से वो अपना एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लेकर के वापस आता है, एग्रो इंजीनियरिंग। उसके बाद गांव में वापस आता है। अब वापस आने के बाद उसी खेत में देखिए वो काम करता है। So he proved to be so creative that he could design an improved type of loaf, which increased the yield of wheat. Thus, a new job of agro engineer was created and filled in the village. अब क्या हुआ इसके बाद उसने एक ऐसी सिस्टम का विकास किया जिससे उत्पादन बढ़ गया, और उसकी देखा देखी आसपास के लोग भी ऐसा ही करने लगे। अब देखिए, they shared among themselves, inspired by this success, all families after some time held a meeting in the village. अब उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया ताकि इससे उत्पादन में वृद्धि हो। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत मजेदार रहा, आप इसको समझेंगे और मैं चाहूंगा कि इसके कुछ क्वेश्चंस का आप जवाब दें। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, हम एक वन बाय वन इन क्वेश्चन का जवाब देने जा रहे हैं। क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज ए रिसोर्स?
A process whereby unproductive and dependent population is converted into independent and productive population is known as human capital or resource development. And people who are converted in this process become human resource. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने, आप मनुष्य को, लोगों को एक संसाधन के रूप में क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं? तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम एजुकेशन और बेहतर हेल्थ की सुविधा दे करके अनप्रोडक्टिव और डिपेंडेंट जनसंख्या को उत्पादक जनसंख्या में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम मानव संसाधन कहते हैं। अगर हम इसकी दूसरी क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि किस तरह से हाउ इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्स लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल एक्सेट्रा। तो इसमें आप देखेंगे human resources are different in the following way. Number one, human becomes liability on the nation. अगर इनको हमने कैपिटल नहीं बनाया तो ये लाइबिलिटी बन जाएंगे, अगर इनको हमने नहीं पढ़ाया तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाएंगे, अगर इनके स्वास्थ्य का ध्यान हमने नहीं रखा तो देश को परेशानी होगी। They can be converted easily by providing them education, health and on the job training. खाली हमें ये तीन काम करना है, हम इनको उत्पादक बना देंगे और जनसंख्या में बढ़ोतरी को देश पे लायबिलिटी नहीं बनने देंगे। In order to increase GDP and welfare, human resources are essentiality on the nation. इसके अलावा अगर आपको जीडीपी बढ़ाना है, अगर आपको कल्याण बढ़ाना है, तो आपकी ये मजबूरी है कि मानव संसाधन विकास की तरफ आप ध्यान दें। Conversion of unproductive to productive one needs more time and more resource. मनुष्य की खासियत है कि अगर उसको आप एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करना है तो आपको समय भी चाहिए और संसाधन भी चाहिए। इसके बाद what is the role of education in human capital formation? Education plays an important role in human capital formation. पहली बात तो an educated person can be trained for new technologies change. जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो पढ़े लिखे व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाती है। आप देखिए कितनी तेजी से हमारा तकनीकी ज्ञान चेंज हो रहा है। आज की डेट में अगर हम मैनुअल टाइपराइटर से टाइपिंग करें तो उसको कौन पूछेगा, इसलिए हमें जरूरी है कि हम मोबाइल, लैपटॉप इन सब के लिए एक्सपर्ट होते चले जाएं और ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सरलता से हो जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि एजुकेशन वाला एजुकेटेड व्यक्ति जो है ज्यादा उत्पादक होता है और ये इन्वेंशन और इनोवेशन भी करता है, नई नई सुधार कर सकता है, नए नए आविष्कार कर सकता है, जैसे कि इस केस में हमने देखा। कैन बी एम्प्लॉयड, इनको आसानी से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी बन सकता है, लोगों को रोजगार देने लायक बन सकता है, जैसे कि उसने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग करने के बाद किया। व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? हेल्थ का भी बहुत बड़ा रोल है। हेल्दी पर्सन कैन वर्क लॉन्गर आवर्स, ज्यादा समय तक काम कर सकता है और साउंड फिजिकल बॉडी के अंदर ही साउंड माइंड भी होता है। नेचुरल है, आपका शरीर अच्छा है तो दिमाग भी अच्छा होगा और दिमाग अच्छा है तो आप नए नए आविष्कार कर सकेंगे। इसके अलावा डिग्री ऑफ एफिशिएंसी इज बेटर इन हेल्दी पर्सन। अभी एक पढ़ा लिखा आदमी है, एक बहुत विद्वान आदमी है, लेकिन वो कमजोर है, वो बीमार है, तो वो देश के लिए एसेट नहीं बन पाएगा, लायबिलिटी ही रहेगा, लेकिन हेल्थ होना जरूरी है। सो मोर वर्क मीन्स मोर इनकम दैट लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी। अगर आपकी ज्यादा हेल्थ है, अच्छी है, तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा काम करने वाला ज्यादा इनकम आपके पास आएगी। और आप What are the various activities undertaken in primary sector, secondary sector and tertiary sector? प्यारे बच्चों, देश अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज आते हैं, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग आता है, माइनिंग एंड क्वेरिंग आता है, फिशिंग भी आता है इसके अंदर। ये ज्यादातर प्रकृति से हम सामान निकालते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और मनुष्य की इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। दूसरा है जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग आता है। कंस्ट्रक्शन में कच्चा कंस्ट्रक्शन, पक्का कंस्ट्रक्शन दोनों ही शामिल होता है। टर्सरी सेक्टर को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र में सभी प्रकार की सेवाओं को, चाहे वो टीचिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, रियल एस्टेट हो, होटल हो, सारी सेवाएं इसके अंदर आती है।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अंतर की अगर हम बात करें तो ये भी आपके सामने है। पहली बात, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन फॉर द मनी, और इसके अंदर मनी के रूप में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर द थ्री बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें देखिए सोशल वर्क, लेजर वर्क डन ड्यू टू लव एंड अफेक्शन। प्यारे बच्चों, आपकी मम्मी जो पानी पिलाती है, जो खाना खिलाती है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जबकि आप एक होटल में जो खाना खाते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपके पापा, आपके भैया, आपकी दीदी जो पढ़ाती हैं आपको घर में, वो नॉन इकोनॉमिक है, लेकिन टीचर जो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो पैसे के लिए होता है। इंक्लूडेड इन नेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जो भी अर्निंग होती है उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तो की अर्निंग ही नहीं होती, जैसा कि उसमें बूटा सिंह की वाइफ यानी कि माँ कहती है उसकी भाई उसका जो उत्पादन तो है घर में काम करके, लेकिन उसको पैसे में नहीं तोला जा सकता। मैंने इस स्लाइड को बनाने के लिए एनसीईआरटी की सहायता ली है, गूगल की सहायता ली है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता ली है। इन सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।